राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ। तो कुछ लोगों को ये लगेगा ओम्स लॉ सुनते ही ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, V = IR होता है, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना पक्का। आपको इस तरह से पहले कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, इस बात की गारंटी होगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग ओम्स लॉ में ये भी पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है, क्या होता है ओम्स लॉ। इसमें कुछ त्रुटियां हैं जैसा हम लोग पढ़ते हैं अक्सर। तो हम इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आज, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। पक्का आप लास्ट तक देखेंगे तो पक्का आपको लगेगा कि अगर हम नहीं देखते तो हम कुछ मिस कर देते। तो शुरू करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम, वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ने 1827 से 1828 के बीच में एक प्रयोग किया। 1827 से 1828 के बीच में एक प्रयोग किया कि कोई भी सर्किट जिसमें हम V वोल्टेज अप्लाई करें, जैसे कि हमने कह दिया कि ये एक लोड है R और इसमें एक V दिया जाए वोल्टेज, ये V वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, तो इसमें एक धारा बहेगी I, इसमें एक धारा बहेगी I। तो कहते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ाया जाए तो करंट बढ़ जाती है। तो इसी नियम को इन्होंने दिया है, कब दिया है, 1827 से 1828 के बीच में दिया है। किसने दिया है, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि विभवांतर V और धारा I के बीच संबंध स्थापित किया। अब इस संबंध के अनुसार क्या होता है, किसी परिपथ में, ये जैसे एक परिपथ है, सर्किट है, किसी परिपथ में यानी सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा I, प्रवाहित होने वाली धारा I सदैव उसके सिरों पर, सिरे पर वोल्टेज, सिरों पर लगाए जाने वाले विभवांतर, सिरों पर लगाए जाने वाला विभवांतर V के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर है। तो हम कहें कि V डायगोनली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन हम बोलते तो यही हैं कि V डायगोनली प्रोपोर्शनल I, लेकिन ये V डायगोनली प्रोपोर्शनल I नहीं होता है, ये होता है I डायगोनली प्रोपोर्शनल टू V। ध्यान से समझेंगे इस बात को। हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, V डायगोनली प्रोपोर्शनल I, लेकिन ये होता है I डायगोनली प्रोपोर्शनल V, लेकिन हम उसको बोलने के हिसाब से V डायगोनली प्रोपोर्शनल I लिखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इस बात को, ये कहाँ लागू होता है, AC या DC में। तो ये ओम्स लॉ केवल DC सर्किट में लागू होता है। ओम ने जो नियम प्रतिपादित किया था ये DC सर्किट के लिए किया था। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, हम लोग नॉर्मली V बराबर, इसको अभी हम बता देते हैं कैसे लिखना है और कैसे पढ़ते हैं, I डायगोनली प्रोपोर्शनल V, ये इसका सही तरीका है। I डायगोनली प्रोपोर्शनल V क्यों, अब ध्यान से समझेंगे। हम लोग ज़्यादातर पढ़ते इसे कहते हैं V डायगोनली प्रोपोर्शनल I। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ध्यान से समझेंगे। V डायगोनली प्रोपोर्शनल I ये गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है अगर ये दोनों हैं एक साथ। तो I डायगोनली प्रोपोर्शनल बिल्कुल सही है कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ती है, और ये कहता है करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ती है। तो वास्तव में जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, तो ये सही तो ये भी है कि करंट बढ़ा, अगर करंट दुगनी है तो वोल्टेज दुगना होगा। लेकिन ये इस पर निर्भर नहीं कर रहा था, वोल्टेज पर करंट निर्भर कर रही थी। यानी वोल्टेज दुगना कर दिया जाए तो करंट दुगनी हो जाएगी, वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो करंट आधी हो जाएगी। ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लिया जाए यहां पर प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं होता है, ओम्स कहते हैं कि उसका विभवांतर, उसमें जो वोल्टेज है उसमें बदलाव करें, लेकिन उसके तापमान, दाब, जो ताप है, टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, दाब है, जो रजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, इसमें कोई बदलाव ना करें, उसमें कोई बदलाव ना करें, तो V डायगोनली प्रोपोर्शनल I या I डायगोनली प्रोपोर्शनल V होता है। यानी R यहाँ पर नियत है। मान लिया जाए कोई R की वैल्यू मान ले, जैसे R का मान लिया 10 और V हमने मान लिया 100 वोल्ट, V कितना मान लिया 100। तो हम I यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, I बराबर हो जाएगा V/R। तो V कितना है 100 और R है 10, तो I कितना हो जाएगा 10। तो इसको हम कर सकते हैं V डायगोनली प्रोपोर्शनल I। तो V हमारे पास कितना है 100
आई आ गई 10, आई आ गई 10। अगर हम कहें यहाँ पर कि वोल्टेज को दोगुना कर दें, वोल्टेज कितना कर दें 200, तो करंट कितनी हो जाएगी 20, करंट 20 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम कहें कि वोल्टेज को कितना कर दें 50, आधा कर दें, तो करंट कितनी हो जाएगी 5। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर वास्तव में सही क्या है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ती है और वोल्टेज के घटने से करंट घट जाती है। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे, आगे पढ़ेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। अगर हम इसको इस तरह से पढ़ें, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, तो ये कहता है प्रतिरोध के बढ़ने से लंबाई बढ़ती है, तो लिखा जा सकता है लेकिन सही नहीं है। उसी तरीके से हम वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई कहते तो हैं, लेकिन जब ये नहीं है तब ये सही है, लेकिन अगर ये दोनों हैं तो सही ये है। ध्यान दें इस बात को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद यहाँ पहले तुम्हारा दिमाग कभी नहीं गया होगा, आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी जो तुमने नहीं पढ़ी होगी पक्का, तो हम आगे देखेंगे इसमें। ये बात हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी कि अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो करंट बढ़ेगी। जितने परसेंट वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, यहाँ दुगना आधे की बात खत्म करो, अगर वोल्टेज को 10% बढ़ा दिया जाए तो करंट 10% बढ़ेगी, वोल्टेज को 20% बढ़ाया जाए तो करंट 20% बढ़ जाएगी, वोल्टेज को 100% बढ़ा दिया जाए तो करंट 100% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा कि इसमें राइट क्या है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। ये ध्यान रखेंगे, हम इसको गलत नहीं कहेंगे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं तो ये सही रहेगा, ये 100%। क्यों, हम समझ रहे होंगे कि वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ती है, यही पढ़ते हैं ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कहीं पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इधर वाले को बढ़ाने के इधर से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है इस फार्मूले, करंट बढ़ने से वोल्टेज बढ़ेगा, नहीं, वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ती है। तो इसलिए सही तरीका होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, इसे हम कह देते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ये बोलने में आसान होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वास्तव में तो नहीं घूमती है लेकिन कहते वही है। तो उसी तरीके से आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी ये सही है, लेकिन हम ये भी कह देते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो इसी में आगे हम बात करेंगे ओम के नियम में ही, वी आई आर। तो वी आई आर में क्या देखेंगे, इसमें से जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है, 3 चीज़ें हैं, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसे हम छुपा लेंगे। तो वी याद करना है तो इसे छुपा लेंगे तो आई इंटू आर हो जाएगा, तो वी बराबर आई इंटू आर। अब अगर हमें आई ज्ञात करनी है तो आई छुपा लेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा वी अपान आर, वी अपान आर। अब आर ज्ञात करने के लिए आर बराबर वी अपान आई। तो ये इसके 3 फार्मूले बनते हैं, वी बराबर आई आर, आई बराबर वी अपान आर बराबर वी अपान आई। इसी में ओम ने ही एक पावर में नियम दिया है, वो भी ओम का ही नियम है, ये पी वी आई। इसमें P बराबर वी आई, V बराबर P अपान आई बराबर P अपान वी। तो ये हमारे नियम हो गए, इसको ठीक है कोई बात नहीं, P बराबर वी आई, V बराबर P अपान आई बराबर P अपान वी। तो ये पावर के लिए और ये वोल्टेज के लिए। अब इसी से कुछ कंबाइंड और भी बनते हैं। तो जैसे हमने कह दिया, कहीं पर लिखा है P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, ये तब P बराबर वी आई में हम इसको मिक्स करके फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। तो इस V की जगह आई इंटू आर लिख सकते हैं, V की जगह आई आर, तो V की जगह आई इंटू आर लिख दिया, ये होता है V बराबर आई आर। तो V के स्थान पे आई आर लिख दिया, इस V के स्थान पे आई आर लिख दिया, और पहले से एक आई है यहाँ पे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। एक ये फार्मूला बन जाता है, P बराबर आई स्क्वायर आर। अब इसी में एक फार्मूला और बनता है, वो यहाँ पे कर रहे हैं, P बराबर वी आई। अब यहाँ पे देखेंगे I बराबर क्या होता है, V अपान आर। तो इस I के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये V तो पहले से है, इस I की जगह लिखेंगे V अपान आर।
V अपान आर, ये P बराबर V इंटू वी अपान आर। ये V अपान आर कहाँ आया है, I के स्थान पे, I बराबर V अपान आर होता है। तो ये फार्मूला बन जाता है P बराबर V स्क्वायर अपान आर। पावर के क्वेश्चन में सबसे ब्रह्मास्त्र कहा जाने वाला फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर अपान आर। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, जो पावर के क्वेश्चन होते हैं, वोल्टेज के क्वेश्चन होते हैं, रेजिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है P बराबर V स्क्वायर अपान आर। इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे, P बराबर V स्क्वायर अपान आर। इससे 3 फार्मूले और बन जाएंगे। यहाँ से बन जाएगा V स्क्वायर बराबर P इंटू आर, V बराबर अंडर रूट पी आर। अब इसी में और बनेगा R बराबर V स्क्वायर अपान पी, R बराबर V स्क्वायर अपान पी। उसी तरीके से यहाँ से फार्मूले बनते हैं। ये बनेगा तुम्हारा I स्क्वायर बराबर P अपान R, तो I बराबर हो जाएगा अंडर रूट P अपान R। ये ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कई दे देंगे, इनमें पावर का फार्मूला कौन सा नहीं है। तो ये सब पावर ज्ञात करने वाले ही फार्मूले हैं। रेजिस्टेंस करंट ज्ञात की जा सकती है, पावर, तो ये फार्मूला इसी से बनेगा। आगे इसी में और क्या फार्मूला बनेगा, आई के रूप में हो गया, अब हम आर के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा पी अपान आई स्क्वायर, आर बराबर पी अपान आई स्क्वायर। तो ये फार्मूले नोट कर लें, ये फार्मूले नोट कर लें। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे हमने नहीं पढ़ा होगा, उस पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और उस पॉइंट को समझ लें। यानी ये जो ओम्स लॉ है आज पूरी तरह से क्लियर होने वाला है, ये गारंटी है इस बात की कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे ओम का नियम हमारा कहाँ लागू होता है और कहाँ नहीं लागू होता है। तो ओम का नियम चालकों के लिए मान्य होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ओम का नियम चालकों में लगता है, अर्ध चालकों में लगता है, चालकों में। तो ओम का नियम केवल चालकों में लगता है। ओम का नियम डीसी पे काम करता है, एसी में ओम का नियम नहीं लगता है। ध्यान से समझेंगे, ओम का नियम एसी में लगता है, डीसी में तो केवल डीसी में, एसी में ओम का नियम नहीं लगता है। अब दूसरी बात आती है कि ओम का नियम चालकों में, अर्धचालकों में और अचालकों में, यानी कुचालक, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो कहाँ लगता है, केवल कंडक्टर में, लेकिन शर्तों के साथ। ध्यान से समझेंगे, कंडक्टर में लगता है लेकिन शर्तों के साथ। तो शर्त क्या है, यदि ओम का नियम चालकों के लिए मान्य होता है, किसके लिए मान्य होता है, किसमें लगता है, चालकों में, लेकिन क्या शर्त है, यदि तापमान, जो उसका टेम्परेचर है, दबाव है, प्रतिरोधकता, चालकता स्थिर रहे। यानी प्रतिरोधकता, यहाँ तक तापमान और दबाव भी कह दें तब भी बात होती है, क्योंकि प्रतिरोधकता तापमान से और दबाव से बदल जाती है, प्रतिरोधकता बदल जाती है तो चालकता बदल जाएगी। लेकिन इनमें कई बार होता है ना कि कई बार कह दे क्या बदल जाए या क्या नियत रहे, तो तापमान दबाव के स्थान में प्रतिरोधकता और चालकता दे दे। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दें कि चालकता, प्रतिरोधकता, दबाव और तापमान, इन सभी के लिए बात आती है। तो अगर ये हमारे स्थिर रहें, नियत रहें, इनमें कोई बदलाव ना हो, तो ये चालकों में लागू होता है, अन्यथा चालकों पर भी लागू नहीं होता है। तो अर्धचालक और अचालकों में तो बिल्कुल नहीं लगता है। अर्धचालकों यानी सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन कंडक्टर में लगता है इन शर्तों के साथ। तब यहाँ से छोटी सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कि जो बल्ब होता है, लैंप होता है, लैंप एक रजिस्टिव लोड है, इसमें ओम का नियम लागू होता है नहीं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि लैंप यानी बल्ब, जो बल्ब होते थे पहले लाइट के लिए, आजकल एलईडी हैं, सीएफएल हैं, तो पहले बल्ब होते थे, तो बल्ब में, लैंप में ओम का नियम लागू होता है कि नहीं। तो हमारे दिमाग में क्या बात आता है, तो कंडक्टर है, जो उसके अंदर मटेरियल लगा है वो कंडक्टर है पक्का, तो बोले यहाँ पर लगेगा क्योंकि कंडक्टर है। और लोड भी कैसा है, रजिस्टिव, क्योंकि हम लोग ये भी कहीं कहीं पढ़ते हैं कि किस लोड पे लगता है। तो लोड हम आगे बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो बल्ब रजिस्टिव लोड भी है, तो ओम का नियम रजिस्टिव लोड में लगता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में लगता है। तो अब यहाँ पर अगली बात आ गई कि कहाँ लगता है, तो बल्ब में लगता है या नहीं लगता है। तो ध्यान से समझेंगे, हम इसको अक्सर बताते हैं कि बल्ब में ओम का नियम लगता है, ये हमें कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लो कि बल्ब में ओम का नियम नहीं लगता है, जबकि ये कंडक्टर है। बल्ब क्या है, एक कंडक्टर है,
जो उसके अंदर नाइक्रोम है वो चालक का बना हुआ है। दूसरी चीज़ रेजिस्टिव लोड भी है, लेकिन फिर भी ओम का नियम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है वो देख लो। एक बल्ब है, ये V है और ये I है, इसका अपना कोई प्रतिरोध है। तो बल्ब में ओम का नियम क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो है तो चालक, लेकिन जैसे ही सप्लाई देते हैं तो बल्ब में क्या जनरेट होती है? हीट। बल्ब में क्या जनरेट होती है? हीट। तो पहले ठंडा था, अब ताप बढ़ गया, तो तापमान क्या हो गया? स्थिर नहीं है, ताप स्थिर नहीं है। और जब ताप स्थिर नहीं होगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। तो ध्यान से समझ लिया, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी, और इसमें मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगा। तो बल्ब में ओम का नियम नहीं लागू होता। अब बात आती है हीटर, इमर्सन रॉड, तो ये प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये जितने भी हीटिंग अप्लाइंसेज होते हैं, जितने भी हीटिंग उपकरण होते हैं, इनमें भी ओम का नियम लागू नहीं होता। पीछे एग्जाम में PCL में भी आया था कि हीटर में ओम का नियम लागू होता है कि नहीं, तो कुछ लोगों ने ज़्यादातर बताया ओम का नियम लागू होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ा है हीटर कौन सा लोड है? रजिस्टिव लोड। तो बोले हीटर में रजिस्टिव लोड है तो ओम का नियम लागू होगा। नहीं, हीटर में क्या है? तापमान स्थिर नहीं है। तो जहां भी ताप स्थिर नहीं रहेगा ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो बात ये समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। और आगे ओम के नियम में कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये नोट कर लें, ओम का नियम चालकों के लिए मान्य होता है, और यदि तापमान, दबाव, प्रतिरोधकता, चालकता स्थिर रहे तब, तो कंडीशन के साथ चालकों में लागू होता है। तो देखेंगे इसमें कि ओम का नियम इंसुलेटर क्या होते हैं? अचालक। तो अचालकों में बिल्कुल भी नहीं लागू होता है। तो ओम का नियम इंसुलेटर यानी अचालक, सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। तो अर्धचालक युक्ति जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि बहुत सारी होती हैं अर्धचालक युक्तियाँ। तो इंसुलेटर में भी नहीं लगता है, यानी अचालक में भी लगता है, और अर्धचालक में भी नहीं लगता है, सेमीकंडक्टर में भी लागू नहीं होता है। तो ध्यान से समझेंगे, ओम का नियम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर युक्तियों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि में लागू नहीं होता है। अब अगली बात आती है ओम का नियम आर्क लैंप। ये एक लैंप अलग होता है और आर्क लैंप अलग होता है। लैंप अलग होता है और आर्क लैंप अलग होता है। आर्क लैंप आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सिनेमा प्रोजेक्टर और सर्च लाइट में इस्तेमाल किया जाता है आर्क लैंप। तो ओम का नियम आर्क लैंप अन्य चालकों जैसे लैंप, अभी हमने बताया था लैंप, हीटर तथा सभी हीटिंग उपकरणों में लागू नहीं होता है। किसी भी हीटिंग उपकरण में ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ये समझ गए कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है? आर्क लैंप में, जैसे लैंप है, हीटर है और इमर्सन रॉड है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, जितने भी हीटिंग उपकरण हैं इनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो आगे देखेंगे ओम का नियम आइडियल वोल्टेज, आदर्श वोल्टेज स्रोत, आइडियल वोल्टेज स्रोत होता है और एक आइडियल करंट स्रोत होता है। इसमें जिसको नहीं पता है तो आगे हम इसी में बेसिक में ही इसमें बात करेंगे, किसी दिन इसका एक वीडियो बनाएंगे तो वो अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन अभी फिर साल समझ लें, ओम का नियम आदर्श वोल्टेज स्रोत तथा आदर्श धारा स्रोत में लागू नहीं होता है। आइडियल वोल्टेज स्रोत और आइडियल करंट सोर्स में लागू नहीं होता है। तो ये ओम का नियम का जो आज का टॉपिक है ये आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कुछ नई बात आपको मिली या नहीं मिली, प्लीज़ कमेंट करें। और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो ये जो क्लास है ये लाइव क्लास चलने लगेगी और ये क्लास की टाइमिंग भी 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी। क्योंकि अभी जो वीडियो बनता है वो 15 से 20 मिनट वाला ही वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा अपलोड होने में लग जाता है। तो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए बड़े वीडियो नहीं, क्योंकि बड़ा वीडियो एक दिन हमने बनाया था तो अपलोड हुआ ही नहीं है, वो फेल्ड हो रहा था, इसलिए छोटे वीडियो ही बनाने पड़ रहे हैं, ये मजबूरी है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब की अपनी कुछ कंडीशनें हैं, उन कंडीशनों को पूरा होने के बाद ही लाइव क्लास चल पाएगी। तो लाइव क्लास आने के लिए ये जो चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसके लिए क्या करें, जैसे हम कोई भी लिंक जब भेजते हैं तो या आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता चल जाता है कि वीडियो आया है नया, तो वहाँ लिंक से उस वीडियो पे मत जाएं, आप उस वीडियो के टॉपिक को YouTube पे सर्च करें और सर्च करके जाते हैं तो उसमें सर्चिंग में चैनल ऊपर की तरफ आएगा। तो प्लीज़ ऐसा करें। थैंक यू।